सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ एमसीक्यूज और जनरल स्टडीज़ को लेकर के। और जनरल स्टडीज़ के मैं साइंस और साइंस के अंदर फिजिक्स और फिजिक्स के अंतर्गत वो आपका आता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आइए तो शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यूज को। द क्वांटिटी ऑफ मोशन रेफर्स टू, गति की मात्रा परिभाषित करता है। मोमेंटम संवेग, फोर्स बल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या रेफर्स करता है? तो आपके सामने ये चार ऑप्शन और आपके लिए जो आंसर होगा वो है जी हाँ मोमेंटम। मोमेंटम इज द आंसर हियर। आइए थोड़ा सा डेफिनेशन पर हम गौर करें। तो हम जानते हैं कि मोमेंटम के डेफिनेशन के आधार पर, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का मास हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि मास जितना होगा वो उस बॉडी का मास चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम वेलोसिटी को घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि मोमेंटम भी बढ़ेगा या घटेगा। जी हाँ, तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि क्वांटिटी ऑफ मोशन पर डिपेंडेंट है मोमेंटम, इसलिए ओनली मोमेंटम इज द आंसर हियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग kg मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ, kg मीटर पर सेकेंड SI यूनिट है मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इम्पल्स। तो जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे तीनों के चार क्वांटिटी हमारी दी हुई है और चार क्वांटिटी में हम चारों पर गौर करेंगे, चारों के SI यूनिट पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा इम्पल्स होगा। इम्पल्स क्यों होगा सर? आइए हम देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। जी हाँ, फोर्स इनटू टाइम होता है इम्पल्स का फॉर्मूला। फोर्स न्यूटन, न्यूटन को हम kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और ये इनटू टाइम है, टाइम का सेकंड हो गया, सेकंड कट गया, इसका मतलब है kg मीटर पर सेकंड, इसका ये इम्पल्स का यूनिट हो गया। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। हम आपके साथ सेकंड क्वेश्चन शेयर करते हैं। द लॉ विच गिव्स अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज, बल का मात्रात्मक माप देने वाला नियम है। बल का मात्रात्मक नाप या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स कौन लॉ दे रहा है? आइए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एज पर द डेफिनेशन, एज पर द दिस फोर लॉज हम गौर करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या है? आप जान ही रहे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो जैसा कि डेफिनेशन कह रहा है, यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द फोर्स यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ। जी हाँ, ये एज पर द डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। द इफेक्ट ऑफ इम्पल्स फोर्स ऑन द बॉडी इज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स मोमेंटम, बल, फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इम्पल्स। क्या? पिंड के आवेग बल यानी कि इम्पल्स फोर्स के प्रभाव को केवल उसके संदर्भ में मापा जा सकता है। इज मेजर ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स मोमेंटम, फोर्स, बल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इम्पल्स। जैसा कि डेफिनेशन से मालूम है कि यहाँ पर इम्पल्स के आंसर होगा और आपके लिए यहाँ पर इम्पल्स इज द आंसर। इम्पल्स का फॉर्मूला जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि फोर्स इंटू टाइम होता है। जी हाँ, फोर्स इंटू टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हियर। अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज, एक लॉन्ग जंपर जो है कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि he covers greater distance, he maintains momentum conservation, he gains energy by running, he gains momentum। यानी वो अधिक दूरी तय करता है, वो गति संरक्षण बनाए रखता है, वो दौड़ने से ऊर्जा प्राप्त करता है, वो गति प्राप्त करता है, यानी कि वो मोमेंटम प्राप्त करता है, संवेग प्राप्त करता है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है, जैसे जो ही दौड़ लगाता है, दौड़ लगाने से जो उनकी जो वेलोसिटी होती है, जी हाँ, जो आंसर इज हियर मोमेंटम, और कि उनकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ करती है और इंक्रीज़ करने से वो उनकी मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाती है। जब मोमेंटम ज़्यादा होती है तो वो
जंपर्स को जंप करने में ड्यू टू मोमेंटम वो लॉन्गर डिस्टेंस को जंप कर सकता है। यही इसके पीछे लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम और देखते हैं द वेट ऑफ द पिंड वुड नॉट बी जीरो। किसी भी पिंड का भार जो है शून्य नहीं होगा। कहाँ पर शून्य नहीं होगा? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग अ फ्री फॉल इन इंटरप्लैनेटरी स्पेस ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि सरफेस पर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किसी भी बॉडी का, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आमतौर पर माना जाता है। अब यही क्या नाम है, इक्वेटर पर कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, पोल पर सबसे अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि सरफेस पर चाहे वो फ्रिक्शनलेस हो या फ्रिक्शन सहित हो, फ्रिक्शन रहित हो या फ्रिक्शन सहित हो, यानी फ्रिक्शनलेस हो या फ्रिक्शनल सरफेस हो, दोनों स्थिति में वेट जो है शून्य नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स जीरो ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, और इंटरप्लैनेटरी स्पेस में भी किसी भी बॉडी का भार शून्य हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कंसिक्वेंस ऑफ। बल का भौतिक स्वतंत्रता, बल की भौतिक स्वतंत्रता का परिणाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो जैसा कि आप डेफिनेशन से जानते हैं कि फिजिकल इंडिपेंडेंस यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहते हैं कि कोई बॉडी अपनी ही स्टेटस, यानी चाहे वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हो या स्टैटिक पोजीशन में हो, वो अपनी ही हालत में रहेगी जब तक कि उसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करे। दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और यही है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का कंसिक्वेंस। जी हाँ, तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अ कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल्स ड्यू टू। फायरिंग के बाद एक तोप किसके कारण पीछे हटती है? बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो आंसर होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा, यानी एवरी रिएक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो जब फायरिंग होती है तो फायरिंग बुलेट जिस फोर्स से वो फायर होती है उसी फोर्स से वो पीछे भी धकेलती है। जी हाँ, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, एक गोली टकराती है, अ बुलेट हिट्स एंड गेट्स एम्बेडेड इन अ सॉलिड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, व्हाट इज कंजर्व्ड। एक गोली टकराती है और घर्षण रहित टेबल पर रखे एक ठोस में समा जाती है, क्या संरक्षित होता है? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम अलोन, काइनेटिक एनर्जी अलोन, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मोमेंटम अलोन। चूँकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है हीट एनर्जी में, लेकिन मोमेंटम चूँकि वेलोसिटी वहाँ पर जीरो हो जाएगी, इसलिए मोमेंटम वहाँ पर कंजर्व हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, जी हाँ, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट सिंस so the bullet and solid system, when a bullet gets embedded in the solid, the total momentum of the system is conserved। जी हाँ, total momentum जो है as per the law of conservation of momentum, हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड एज इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन में सम काइनेटिक एनर्जी होता है लॉस्ट एज हीट, वो हीट एनर्जी में लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कांट बी मेजर्ड इन kg वेट, न्यूटन, डाइन, kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो आंसर होगा kg मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि kg मीटर पर सेकेंड इम्पल्स के लिए यूनिट है, बाकी ऊपर के तीनों जो यूनिट है वो फोर्स के होते हैं, दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। जय हिंद।